Hi everyone, welcome to the class. I am Simran Khosla, your chemistry educator. So students, आज के लेक्चर को प्रोसीड करने से पहले I would just like to ask you one question. बोरोन का एटॉमिक नंबर क्या होता है? बोरोन का एटॉमिक नंबर आप सबको मालूम है, ये होता है Z is equal to 5, है ना? जिसकी कॉन्फ़िगरेशन अगर लिखें तो we can write 1s2, 2s2 and then 2p1. ये होती है बोरोन की कॉन्फ़िगरेशन, हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम एंड देन बोरोन. तो ये इसकी कॉन्फ़िगरेशन है. अगर हम इसकी आउटर मोस्ट कॉन्फ़िगरेशन देखें देन दैट विल बी 2s2 2p1. 2p1 में हमारे पास 3 ऑर्बिटल्स होते हैं इस तरीके से. दिस इज 2p एंड दिस इज 2s. ठीक है. अब जब हम इसका देखेंगे कि ये बॉन्ड किस तरीके से बनाता है, तो ये इसकी ग्राउंड स्टेट है. अगर इसको एक्साइटेशन दी जाए तो ये क्या बनाएगा, यहाँ पे हमारे पास आएगा 2s और ये एक इलेक्ट्रॉन 2s से एक्साइट करके चला जाएगा 2p में. तो हमारे पास आ जाएगा यहाँ पे 2p और यहाँ पे क्या आ जाएगा 2s. तो अब अगर हमें 3 फ्लोरीन एटम्स जो कि मोनोवेलेंट एटम्स है अगर वो जोड़ने हो तो क्या होगा, यहाँ पे हमारे पास फ्लोरीन आएगा और फ्लोरीन का एक एक इलेक्ट्रॉन जो है वो लग जाएगा. सो इस तरीके से फॉर्मेशन किसकी होती है, BF3 की, जिसमें हमारे पास ट्राइगोनल प्लेनर स्ट्रक्चर होती है और 120 डिग्री का एंगल होता है. नाउ इफ आई आस्क यू कि यहाँ पे बोरोन और फ्लोरीन का जो बॉन्ड है, बोरोन और फ्लोरीन का जो बॉन्ड है इसके बीच में कौन सा करेक्टर है, सिंगल बॉन्ड करेक्टर, डबल बॉन्ड करेक्टर या ट्रिपल बॉन्ड करेक्टर, देन योर आंसर विल बी कि मैम दिस इज holding single bond character, but actual में this is wrong. This is wrong. क्यों? क्योंकि अगर हम इसको बहुत ही ध्यान से एनालाइज करें तो बोरॉन, फ्लोरीन, जब हम इस तरीके से इसके बॉन्ड्स बनाते हैं तो हमें ये एक फिनोमिना देखने को मिलता है कि बोरॉन के पास एक वेकेंट p ऑर्बिटल है. बोरोन के पास एक वेकेंट p ऑर्बिटल है और फ्लोरीन के पास एक ये लोन पेयर वाला p ऑर्बिटल है. ठीक है. फ्लोरीन के पास लोन पेयर वाला ऑर्बिटल है, लोन पेयर होल्डिंग ऑर्बिटल है और इसमें हमारे पास क्या है, एक वेकेंट ऑर्बिटल है. तो एक बार तो बोरोन और फ्लोरीन का बॉन्ड बन गया. अब दूसरी बार ये फ्लोरीन क्या करेगा, अपने इलेक्ट्रॉन्स इसके वेकेंट p ऑर्बिटल में डाल लेगा. ठीक है. ये क्या होता है, फ्लोरीन का जो 2p ऑर्बिटल है, फ्लोरीन के 2p ऑर्बिटल से बोरोन के वेकेंट 2p ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन्स जाते हैं और हमारे पास एक बनता है पाई बॉन्ड. क्योंकि हमें मालूम है कि सबसे पहले सिग्मा बॉन्ड बना बोरोन और फ्लोरीन में, उसके बाद जो फ्लोरीन है वो बैक डोनेशन करता है बोरोन के वेकेंट ऑर्बिटल में, तो हमारे पास क्या बन जाता है, पाई बॉन्ड. क्योंकि सबसे पहले बोरोन का फ्लोरीन के साथ बॉन्ड बना तो इट वाज सिग्मा. अब फ्लोरीन ने बैक पाई बॉन्डिंग की तो हमारे पास बन गया पाई बॉन्ड. ठीक है. बैक पाई बॉन्डिंग यहाँ पे हो रही है फ्लोरीन टू बोरोन एंड दिस इज आवर टुडेस टॉपिक, बैक पाई बॉन्डिंग. बिल्कुल जी, ये बैक पाई बॉन्डिंग का हम कंसेप्ट देख रहे हैं आज. ठीक है जी. तो इसके बारे में हमें डिटेल में करना है, इसके रिगार्डिंग हमें क्वेश्चंस करने हैं. सब तरीके के क्वेश्चंस मैं आपको आज की क्लास में करवाने वाली हूँ. ये तो एक एग्जाम्पल थी जहां से मैंने आपको शो अप किया. अब मैं आपको इसके बारे में बताऊंगी कि क्या आपको हर किसी कंपाउंड में बैक पाई बॉन्डिंग देखने को मिल जाती है या कुछ स्पेसिफिक. बैक पाई बॉन्डिंग के कॉन्सिक्वेंसेस क्या है, बैक पाई बॉन्डिंग होती क्यों है, ये सब चीजें मैं बताऊंगी. तो सबसे पहले मैं आपको 2 कंडीशंस बताऊंगी कि बैक पाई बॉन्डिंग क्यों होती है. तो आप लिखिए कंडीशंस for back pi bonding. ठीक है. कंडीशंस फॉर बैक पाई बॉन्डिंग. यहां पे पहले तो आप लिखिए कि क्यों होती है. पहला रीजन है आपका कंप्लीशन ऑफ ऑक्टेट, जो कि बहुत ही कहते हैं कि सेंसिबल सा रीजन लगता है. क्यों? क्योंकि देखो बोरोन के पास सिर्फ और सिर्फ 6 इलेक्ट्रॉन थे. इट वाज अ हाइपोवेलेंट स्पीशीज. ठीक है ना. बोरोन के पास एक वेकेंट ऑर्बिटल था. अगर आप देखो बोरोन के पास कितने इलेक्ट्रॉन्स थे, यहाँ 1
2 3 4 5 6 इलेक्ट्रॉन आ रहे थे और हमें क्या चाहिए होता है, ऑक्टेट। तो मतलब ये इलेक्ट्रॉन को गेन करेगा। तो कंप्लीशन ऑफ ऑक्टेट इज वन ऑफ द रीजन कि क्यों बैक पाई बॉन्डिंग होती है। फ्लोरीन इसको सेंस देगा कि ठीक है भाई, मैं तेको अपने 2 इलेक्ट्रॉन दे रहा हूँ, यू आर गेटिंग स्टेबल, ठीक है। तो ये चीज की वजह से बोरोन में स्टेबिलिटी आती है, बैक पाई बॉन्डिंग से स्टेबिलिटी आती है। दूसरा, आप ये देखिए कि बोरोन जो है, जैसे ही फ्लोरीन इसको बैक पाई बॉन्डिंग देता है, ठीक है, तो यहाँ पे हमें ये देखने को मिलता है कि जो मैंने पहले आपको सिंगल बॉन्ड कैरेक्टर बताया था, अब फ्लोरीन क्योंकि बैक पाई बॉन्ड फॉर्म कर रहा है, तो यहाँ पे पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर आ जाएगा, आ जाएगा। जस्ट लेट मी ड्रॉ दैट, क्योंकि देखो 3 फ्लोरीन है, तो 3 फ्लोरीन जो है वो तीनों के तीनों बैक पाई बॉन्डिंग कर सकते हैं। तो जो बोरोन और फ्लोरीन का बॉन्ड आपको पहले सिंगल बॉन्ड कैरेक्टर लेता हुआ नजर आ रहा था, वो एक्चुअल में पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर होल्ड कर रहा है, ठीक है। तो आपको क्या नजर आ रहा है कि इलेक्ट्रॉन्स की हो रही है डीलोकलाइजेशन। फ्लोरीन जो है वो अपने इलेक्ट्रॉन्स की क्या कर रहा है, डीलोकलाइजेशन कर रहा है बोरोन के वेकेंट ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन डाल के। तो आप ये देखो कि जब भी हमारे पास डीलोकलाइजेशन होती है इलेक्ट्रॉन्स की, तो हमारा सिस्टम लोअर एनर्जी एक्वायर करता है और स्टेबलाइज हो जाता है, ठीक है। तो बैक पाई बॉन्डिंग होती है 2 रीजंस की वजह से। पहला होता है कंप्लीशन ऑफ ऑक्टेट और दूसरा होता है डीलोकलाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। सो दीज आर द रीजंस फॉर बैक पाई बॉन्डिंग। अब बैक पाई बॉन्डिंग की मैंने आपको एक एग्जांपल दी, BF3 एग्जांपल दी। यही आपके माइंड में क्वेश्चन आ रहा होगा कि मैम हम तो BH3 के बारे में भी पढ़ते हैं, BH3 है ना, BH3 के बारे में भी हम पढ़ते हैं, तो BH3 में भी क्या बैक पाई बॉन्डिंग होती है, क्योंकि वहां पे भी कुछ ना कुछ क्या बताए इस तरीके से होता हो। तो देखो, बोरोन के साथ 3 हाइड्रोजन्स हैं, ठीक है। आपको पता है हाइड्रोजन के पास कोई भी लोन पेयर नहीं है कि जो बोरोन के वेकेंट ऑर्बिटल में डाल देगा, ऐसा कुछ नहीं है। तो मतलब यहाँ पे बैक पाई बॉन्डिंग नहीं होगी, तो पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर भी नहीं आएगा, और वैसे भी डीलोकलाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन हो ही नहीं सकता जब हाइड्रोजन इलेक्ट्रॉन दे ही नहीं रहा है, ठीक है। तो ये BH3 है। अब इसका वेकेंट ऑर्बिटल एज इट इज पड़ा हुआ है, यहाँ पे बैक पाई बॉन्डिंग नहीं हो रही है। अब अगर एक स्पीशी like ammonia यहाँ पे अप्रोच करे, if a species like ammonia which is having the lone pair will approach this BH3, it can put over its electron into the vacant p orbital of boron, और इस तरीके से ये BH3 के साथ जो है वो एक कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना सकती है। एमोनिया जो है वो बोरोन के वेकेंट p ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन देके क्या बना सकता है, कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना सकता है, और इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं BH3.NH3, जिसको हम क्या बोलते हैं, एडक्ट फॉर्मेशन, ठीक है। एडक्ट फॉर्मेशन हो जाती है। BF3 के साथ एडक्ट फॉर्मेशन नहीं हो सकती है, क्योंकि BF3 अपने आप में स्टेबल है, उसमें कोऑर्डिनेट बॉन्ड बन रहा है। लेकिन BH3 के केस में एडक्ट फॉर्मेशन हो सकती है, क्योंकि यहाँ पे BH3 का जो वेकेंट ऑर्बिटल है वो स्टेबलाइज नहीं हो रहा है। Am I clear? I hope ये आपको समझ आया होगा, है ना। तो यही एक मेन चीज है जो मेरे को यहाँ पे आपको बतानी थी। अब हम चलते हैं आगे मैं आपको क्या बताती हूँ कि जैसे आपके पास मान लीजिए सिलिकॉन है। ओ यार, ये देखो, ये अपने आप इस पेन का यही नुकसान होता है ना। तो देखो, जैसे सिलिकॉन है, यहाँ पे आपके पास 3 लगी हुई है हाइड्रोजन, और यहाँ पे मान लीजिए है आपके पास O नेगेटिव। अब आप कहोगे मैम यहाँ कैसे होगा। देखो, सिलिकॉन के पास वेकेंट d ऑर्बिटल्स है, और ऑक्सीजन के पास इलेक्ट्रॉन्स हैं। तो ये इसके वेकेंट d ऑर्बिटल में डलवा के b पाई b कर सकता है, यानी क्या, बैक पाई बॉन्डिंग कर सकता है। सिस्टम जो है वो आपका डीलोकलाइज हो जाएगा, ठीक है। सिस्टम जो है वो आपका डीलोकलाइज हो जाएगा, और अगर डीलोकलाइज हो गया तो सिस्टम में क्या आ जाएगी, स्टेबिलिटी।
तो ये हमारे पास क्या है, बैक पाई बॉन्डिंग का कंसेप्ट यहाँ पे भी एप्लीकेबल। आपको एक वेकेंट ऑर्बिटल चाहिए और वेकेंट ऑर्बिटल से क्या हो जाएगा, स्टेबिलिटी आ जाएगी। कैसे हुई, ऑक्सीजन का 2p ऑर्बिटल था, वहां से किसमें इलेक्ट्रॉन जा रहे हैं, 3d में जा रहे हैं। तो दिस इज ऑल्सो एन एग्जाम्पल ऑफ बी पाई बी। अभी तक आप दो चीजें तो आराम से समझ गए होंगे। दो चीजें की रिक्वायरमेंट है बी पाई बी के लिए। क्या चाहिए, लिख लीजिए रिक्वायरमेंट्स क्या है, बहुत ही आसान। पहला तो ये कि एक डोनर एटम होना चाहिए, जैसे अब हमने देखा O नेगेटिव, पीछे में हमने देखा फ्लोरीन। दूसरा चाहिए हमें एक्सेप्टर एटम, जैसे अभी था हमारे पास सिलिकॉन, पहले था हमारे पास बोरॉन। तो डोनर एटम और एक्सेप्टर एटम चाहिए। पर क्या इतना आसान है, क्या एक डोनर और एक्सेप्टर से काम हो जाएगा? आंसर इज नो। क्यों? क्योंकि आपके पास चाहे डोनर चाहे एक्सेप्टर, either of the atoms, either of the donor or acceptor atoms, डोनर या एक्सेप्टर एटम्स में से must belong, either of the donor or acceptor atoms must belong to second period। एक तो इनमें से होना ही चाहिए जो सेकंड पीरियड को बिलोंग करता हो। अगर सेकंड पीरियड को बिलोंग नहीं करता तो ये नहीं होगा। क्या आपको पता है 18 ग्रुप्स होते हैं, ठीक है, और 7 पीरियड्स होते हैं हमारे पीरियोडिक टेबल में। तो इन 7 पीरियड में से मैं बात कर रही हूं सेकंड पीरियड की। सेकंड पीरियड का एलिमेंट होना चाहिए, तभी बैक पाई बॉन्डिंग होगी, अदरवाइज बैक पाई बॉन्डिंग नहीं देखने को मिलेगी। ठीक है, तो इस चीज का आपको ध्यान रख लेना है। इन केस आपके पास कोई भी एग्जांपल आ जाती है जहां पे एक भी डोनर या एक्सेप्टर में से एक भी जो है वो आपका सेकंड पीरियड से नहीं है तो दिक्कत आ जाएगी। मैं एग्जांपल अगर आपको दूं, रुक जाओ, देखो ध्यान से। जैसे ये सिलिकॉन है, सिलिकॉन के साथ क्या है, क्लोरीन है, ठीक है, और वहीं यहाँ पे आप ले लीजिए हाइड्रोजन। तो अब ध्यान से देखिए, सिलिकॉन का है 3d वेकेंट ऑर्बिटल, क्लोरीन का है 3p। Now I will ask you one question. Tell me whether B by B back pi bonding is possible here or not? Possible here or not? No. Second period में से कोई भी नहीं है, तो B by B not possible. B by B not possible. ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। अब क्वेश्चंस पे आ जाते हैं। क्वेश्चंस आप तभी कर पाओगे अगर मैं आपको ये 4 फैक्टर्स बताऊंगी। तो आप लिखिए फैक्टर्स, ओए होए, लिखिए फैक्टर्स अफेक्टिंग B by B, फैक्टर्स अफेक्टिंग B by B। मैं आपको एक ही लाइन में सब लिखवा देती हूं जिससे आपके क्वेश्चंस हो जाएंगे, इसके बाद हम क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे। तो B by B बैक पाई बॉन्डिंग इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू साइज डिफरेंस। बैक पाई बॉन्डिंग जो है वो साइज डिफरेंस के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, यानी जितना ज्यादा साइज का डिफरेंस होगा उतनी ही बी पाई बी क्या है, कम है। जितना ज्यादा साइज डिफरेंस होगा उतनी ही बी पाई बी क्या है, कम है। दूसरा है आपके पास बी पाई बी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस। जितना ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस उतनी ही ज्यादा क्या होगी, बैक पाई बॉन्डिंग। ठीक है, और लास्ट फैक्टर जो आपको देखना है, B by B इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू होमोलुमो गैप। होमोलुमो गैप, ठीक है, ये आपके 4 फैक्टर्स है, इनको अच्छे से नोट कर लीजिए। पहला है B by B इज डायरेक्ट इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू साइज डिफरेंस। सेकंड, B by B इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू होमोलुमो गैप। B by B इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस। इनवर्सली प्रोपोर्शनल है साइज डिफरेंस और होमोलुमो गैप के, और डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस के। ठीक है, अब मैं आपको क्वेश्चन करवाती हूँ, क्वेश्चन की मदद से हम समझेंगे। तो सबसे पहले बहुत ही सिंपल एग्जांपल से शुरुआत करते हैं। ये है आपके पास BF3। इसी तरीके से आप ये नोट डाउन करना स्टार्ट कीजिए। ये क्लोरीन के साथ, ये ब्रोमीन, दिस इज ऑल्सो ब्रोमीन, और यहां पे आपके पास
डी। ठीक है, ये हमारे पास हो गए हैं 4 कंपाउंड, BF3, BCl3, BBr3, BI3। यहाँ पे आप एक चीज नोट कीजिए, क्या नोट कर सकते हैं? सबसे पहले तो बोरोन 2p। आपको हर चीज में ये चेक कर लेना है कि क्या डोनर या एक्सेप्टर में से कोई भी सेकंड पीरियड का एलिमेंट है कि नहीं है। बोरोन तो है ना, तो मतलब यहाँ पे B5B होगी। हाँ, अगर आप फ्लोरीन की बात करते हैं तो ये हमारे पास 2p का है, क्लोरीन की बात करते हैं तो 3p का है, ब्रोमीन की बात करते हैं 4p, आयोडीन की बात करते हैं 5p। Now take just 10 to 20 seconds and think about the answer। क्या हो सकता है? हाँ जी, यहाँ पे क्या हो सकता है? यहाँ पे आप ये देखो, इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी से ज्यादा हम यहाँ पे प्रायोरिटी देंगे साइज को। ठीक है, यहाँ पे ये देखो 2p और 2p, अगर इनको हग करना हो आपस में, है ना, हग ही करना, बेसिकली ओवरलैपिंग दिखानी है, तो दिस इज 2p का ओवरलैप, दिस इज 2p एंड 3p, फिर हमारे पास 2p और 4p। ओ माय गॉड, साइज इज गेटिंग बिगर एंड बिगर, एंड देन आपके पास आ गया 5p। ठीक है, तो जितना बड़ा होगा, अब बोलोगे मैम 5p और 4p तो सेम सेम दिखा दिया, चलो ठीक है, थोड़ा सा बड़ा बना देते हैं, तो ये आ गया आपके पास 5p। ठीक है, तो अब देखो, जितना बड़ा साइज होगा उतना इनको हग करना मुश्किल होगा, यानी B/B विल बी लेस। तो हमने क्या पढ़ा था कि जो B/B है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है साइज डिफरेंस के, जितना ज्यादा साइज होगा उतनी B/B क्या है, कम। ये देखो, मैं दोबारा लिख रही हूँ, पढ़ा था आपने, B/B इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू साइज डिफरेंस। पढ़ा था कि नहीं पढ़ा था? अभी तो पढ़ा के हटी हूँ, ऐसे मत बोलो, करवाया था। ठीक है, B/B इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू साइज डिफरेंस। तो जो आपके पास Bi3 है, इसमें सबसे कम होगी क्योंकि साइज डिफरेंस बहुत ज्यादा है। फिर आपके पास होगा BBr3, देन आपके पास होगा BCl3, देन आपके पास क्या होगा, BF3, BCl3, BBr3, Bi3। दिस विल बी द ऑर्डर ऑफ B/B। B/B क्या है आपके पास, बैक बाय बॉन्डिंग। ठीक है जी, नोट कर लीजिए, नोट कर लीजिए फटाफट। साइज डिफरेंस का हमने पॉइंट पढ़ लिया। हाँ जी, हाँ जी, फास्ट 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 फास्ट। ओके, चलो फिर एक और क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चंस करने हैं, क्वेश्चंस के माध्यम से हमने सारे के सारे कंसेप्ट्स को लगा देना है। यहाँ पे आप ऑर्डर ऑफ बेसिसिटी बताएंगे। पहली बात तो मैं बेसिसिटी का कंसेप्ट क्लियर कर दूं। बेस होता है जो कि डोनेट कर सके एक लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को। तो अब मैं आपके सामने यहाँ 3 एग्जांपल्स लिखती हूँ। ऑक्सीजन के पास 2 लोन पेयर्स हैं, ठीक है, और यहाँ पे आप SiH3 ले लीजिए, ले लिया। फिर आप सेकेंड एग्जांपल में कंसीडर करिए, ऑक्सीजन के पास 2 लोन पेयर हैं, यहाँ पे लिखिए SiF3 और इधर भी लिखिए SiF3, देखते चला, ठीक है। फिर आपके पास तीसरा है ऑक्सीजन, यहाँ पे CH3 सबसे पहले आपका काम ये देखना है कि बेसिसिटी यानी इलेक्ट्रॉन्स कहां से लूज होंगे। इलेक्ट्रॉन लूज होंगे मतलब इलेक्ट्रॉन कहां से डोनेट हो सकते हैं, ऑक्सीजन के लोन पेयर से। तो सबके पास ऑक्सीजन का लोन पेयर है, ठीक है। बैक पाई बॉन्डिंग को अगर हम देखें तो हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए वेकेंट ऑर्बिटल। सिलिकॉन के पास वेकेंट 3d ऑर्बिटल है, इधर भी सिलिकॉन के पास 3d ऑर्बिटल वेकेंट है, बैक पाई बॉन्डिंग पॉसिबल है। कार्बन के पास कुछ भी वेकेंट नहीं है, यानी कि बैक पाई बॉन्डिंग यहाँ पे पॉसिबल नहीं है, ठीक है। बैक पाई बॉन्डिंग पॉसिबल नहीं है तो इसका मतलब ये हुआ कि जो ये ऑक्सीजन के इलेक्ट्रॉन्स हैं, जो ये ऑक्सीजन के इलेक्ट्रॉन है, ये पीछे नहीं आ सकते, ये अच्छे से अवेलेबल होंगे डोनेशन के लिए। तो ये जो लोन पेयर है हमें दिख रहे हैं, हमें इनकी अवेलेबिलिटी ज्यादा चाहिए, तभी बेसिसिटी ज्यादा होगी। ये लोन पेयर यहाँ पे पड़े हैं यानी इनकी बेसिसिटी ज्यादा है, क्योंकि ये B/B में इन्वॉल्व नहीं है। तो सबसे ज्यादा बेसिसिटी किसकी होगी, ये OCH3 की। जस्ट वेट, मैं स्ट्रक्चर बना के करती हूँ। ये देखिए सबसे ज्यादा बेसिसिटी आपको किसकी मिलेगी, CH3 की, क्योंकि इसमें आपके पास बैक पाई बॉन्डिंग पॉसिबल नहीं है। इन दोनों की बात करते हैं तो स्टूडेंट्स यहाँ पे सिलिकॉन और ऑक्सीजन दोनों में बैक पाई बॉन्डिंग हो जाएगी, क्योंकि सिलिकॉन 3d का है और ऑक्सीजन जो है वो 2p का है। और हमें ये भी पता होना चाहिए कि कम से कम एक एटम जो है वो सेकंड पीरियड को बिलोंग करना चाहिए। अब अगर हम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की बात करें तो इसमें कोई भी दो राय नहीं है,
हाइड्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम है फ्लोरीन से, हाइड्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम है फ्लोरीन से। इस वजह से जितना ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस होगा, जितना ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस होगा, उसका हमने क्या पढ़ा हुआ है, जितना इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस उतनी ही ज्यादा आपके पास क्या है, बी पाई बी क्या होगी, बी पाई बी क्या होगी। अगर आपके पास इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस ज्यादा है तो बी पाई बी उतनी ही ज्यादा होगी। याद कीजिए हमने 3 फैक्टर पढ़े थे, बी पाई बी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू साइज डिफरेंस, बी पाई बी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू होमो-लुमो गैप एंड इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस। तो यहाँ पे आपके पास फ्लोरीन के केस में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस ज्यादा होगा, तो यानी यहाँ पे बी पाई बी भी ज्यादा होगी। और अगर बी पाई बी ज्यादा होगी तो क्या होगा, उतना ही ज्यादा लोन पेयर कम अवेलेबल होगा फॉर डोनेशन। तो अगर हमें कंपेयर करना है तो हम बोलेंगे ऑक्सीजन SiH3 ट्वाइस का जो लोन पेयर है वो फिर भी अवेलेबल होगा डोनेशन के लिए, क्योंकि यहाँ पे बी पाई बी कंपैरेटिवली कम है। लेकिन अगर हम बात करें OSIF3 की तो हम देखेंगे कि यहाँ पे बी पाई बी बहुत अच्छी खासी है, जिसकी वजह से यहाँ पे ऑक्सीजन का जो लोन पेयर है वो अवेलेबल नहीं होगा फॉर डोनेशन। ठीक है, बेसिसिटी में हमें देखना होता है कि लोन पेयर अवेलेबल है डोनेशन के लिए कि नहीं है। यहाँ पे अगर हम बात करें तो ये बहुत अच्छा खासा अवेलेबल था, क्योंकि ये बैक नहीं जा रहा था। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे बी पाई बी पॉसिबल ही नहीं थी, तो बेसिसिटी बहुत अच्छी थी। इधर बात करते हैं SiF3 में, तो क्योंकि SiF3 और SiH3 में जो हम कंपेयर कर सकते हैं वो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के बेसिस पे कर सकते हैं। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का हमने पढ़ा हुआ है कि बी पाई बी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस। तो जितना ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होगी, जितनी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होगी उतनी ही बी पाई बी उसमें ज्यादा होगी। तो फ्लोरीन वाले केस में बी पाई बी ज्यादा है और H3 वाले केस में कम है। इसकी वजह से बी पाई बी यहां ज्यादा होने की वजह से डोनेशन कम होगी। क्लियर? नोट कर लीजिए, नोट कर लीजिए फटाफट, कम ऑन फास्ट। चलो चलते हैं आगे। अगला क्वेश्चन देखिए आप, ये है आपका 2R3P प्लस 2R3P प्लस O2 और इसका K1 है कांस्टेंट, यू विल बी गेटिंग 2R3PO। एक तो ये है, दूसरा आपके पास है 2R3P प्लस O2, K2 है इसका कांस्टेंट इक्विलिब्रियम वाला, देन यू विल बी गेटिंग 2, ओए अच्छा सेम लिख दिया मैंने, सेम लिख दिया ना, नाइट्रोजन आएगा। अब आप कर लो, ये आ जाएगा 2R3NO। लो जी, अब इसमें आपको क्या बताना है, ये आपके पास K1 और K2 है, ठीक है, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है। अब आपको यहाँ पे बताना है कि K1 इज इक्वल टू K2 है, दूसरा आपके पास है K1 ग्रेटर देन K2 और तीसरा है K1 लेसर देन K2। ये आपके पास 3 ऑप्शंस हैं, आपको बताना है। यहाँ पे बैक पाई बॉन्डिंग का कंसेप्ट डायरेक्ट तो नहीं लिखा हुआ बट लग जाएगा। यस स्टूडेंट्स, आपको ये बताना है कि किसमें आपके पास जो है स्टेबिलिटी किसकी ज्यादा होगी, 2R3NO की होगी कि 2R3PO की। K1 K2 बेसिकली आपके यहाँ पे स्टेबिलिटी कांस्टेंट है, मैंने गलती से इक्विलिब्रियम कांस्टेंट बोल दिया, स्टेबिलिटी कांस्टेंट है रिएक्शन का, ठीक है। तो 2R3PO और 2R3NO। देखो स्टूडेंट्स, पहली बात तो रिएक्शन किसकी आगे जाएगी, रिएक्शन उसकी आगे जाएगी जहां पे आपके पास कुछ स्टेबल बन रहा हो। K1 स्टेबिलिटी कांस्टेंट है पहली रिएक्शन का, K2 स्टेबिलिटी कांस्टेंट है दूसरी रिएक्शन का। अगर पहली रिएक्शन ज्यादा स्टेबल हुई तो K1 ज्यादा होगा, अगर दूसरी रिएक्शन ज्यादा स्टेबिलिटी की तरफ जा रही होगी तो K2 ज्यादा होगा। स्टेबिलिटी कैसे पता चलेगी आपको, प्रोडक्ट से। अगर R3PO ज्यादा स्टेबल हुआ तो K1 ज्यादा स्टेबल, अगर R3NO ज्यादा स्टेबल हुआ तो K2 ज्यादा आएगी वैल्यू, ठीक है ना। तो आओ अब देखते हैं R3PO की। यहाँ पे 3 R ग्रुप लगे हुए हैं और डबल बॉन्ड O बनाने की जगह मैं O नेगेटिव
और यहाँ पे P पॉजिटिव लिख देती हूँ, ठीक है। वैसे ही नाइट्रोजन के केस में भी हम ऐसे ही कर लेते हैं, यहाँ पे पॉजिटिव R R R। स्टूडेंट्स यहाँ पे डायरेक्ट B पाई B का लिखा नहीं हुआ, लेकिन आप देखेंगे कि B पाई B का आएगा। फॉस्फोरस के पास 3D वेकेंट ऑर्बिटल है, 3D वेकेंट ऑर्बिटल है फॉस्फोरस के पास, लेकिन नाइट्रोजन के पास वेकेंट नहीं है। लेट मी जस्ट चेक इन द स्क्रीन, दिख भी रहा है? हाँ दिख रहा है भाई, ठीक है। सो नाइट्रोजन के पास वेकेंट ऑर्बिटल नहीं है जहां पे वो इलेक्ट्रॉन्स को एक्सेप्ट करेगा, ठीक है। तो यहाँ पे 3D नहीं है या 2D भी नहीं है बेसिकली, ठीक है ना। तो O नेगेटिव यहाँ पे डोनेशन नहीं कर सकता है, स्टेबलाइज नहीं करवा सकता है, लेकिन यहाँ पे O नेगेटिव इसको अपने इलेक्ट्रॉन्स देके स्टेबलाइज करवा सकता है, इसका चार्ज स्टेबलाइज हो सकता है। ऐसी चीज जिसका आपको पता है चार्ज स्टेबलाइज हो रहा है, मतलब वो प्रोडक्ट हमारा ज्यादा स्टेबल होगा। R3PO में B पाई B होने की वजह से ये प्रोडक्ट ज्यादा स्टेबल हो रहा है, जबकि ये प्रोडक्ट ज्यादा स्टेबल नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पे B पाई B नहीं हो रही है। क्लियर है जी? यहाँ पे B पाई B हो रही है, यहाँ पे B पाई B नहीं हो रही है, जिसकी वजह से K1 जो है वो ज्यादा स्टेबल होगा K2 से, एंड सेकेंड ऑप्शन इज करेक्ट। नोट कर लीजिए, नोट कर लीजिए। हाँ जी, एक और ऐसे सिमिलर सा क्वेश्चन करवा देती हूँ, मैं स्किप करने का सोच रही थी बट नाउ आई एम थिंकिंग कि करवा देते हैं, ठीक है। ओके, सेम ही है। R3P पॉजिटिव CH2 नेगेटिव, ये है आपके पास एक, ठीक है। और दूसरा है आपके पास R3N पॉजिटिव CH2 नेगेटिव। यहाँ पे ना आप मेरे को बेसिसिटी ऑर्डर बता दीजिए, कंसेप्ट तो बिल्कुल सेम ही है, बेसिसिटी ऑर्डर बता दीजिए क्या होगा। बेसिसिटी ऑर्डर, बेसिसिटी ऑर्डर कैसे बताओगे भाई? यहाँ पे जो नेगेटिव चार्ज है कार्बन के ऊपर, ये कितना अवेलेबल है फॉर बॉन्डिंग, दैट विल बी हेल्पिंग यू आउट टू फाइंड आउट द बेसिसिटी ऑर्डर। ओके, देखो 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 देखो, चलो स्ट्रक्चर बनाते हैं, साथ साथ स्ट्रक्चर बनाते हैं। आप लोग अपना आंसर सोच के रखें। ये है नेगेटिव, ये है 3 बॉन्ड R R और R। इधर हमारे पास नाइट्रोजन है, दिस इज पॉजिटिव, ये है आपके पास CH2 नेगेटिव, फिर हमने बना दिया R R और R। दिस इज नॉट अबाउट द मूवी RRR, दिस इज बेसिकली अल्काइल ग्रुप, ठीक है। सो R3 पॉजिटिव, R3P पॉजिटिव CH2 नेगेटिव, R3N पॉजिटिव CH2 नेगेटिव, वही सारी पुरानी कहानियां, ठीक है। क्या कहानियां भाई? इसके पास है 3D वेकेंट, ठीक है, तो यहाँ पे B पाई B हो जाएगी। B पाई B से ये चार्ज स्टेबलाइज हो रहा है, क्या जरूरत है इसको देने की? क्यों दे रहा है भाई? वो बाहर क्यों डोनेशन करेगा, अंदर स्टेबल हो रहा है। लेकिन यहाँ पे B पाई B नहीं है, B पाई B की वजह से स्टेबलाइजेशन नहीं आ रही है, तो ये CH2 नेगेटिव अपना आगे नहीं देगा, ये CH2 नेगेटिव आगे इलेक्ट्रॉन्स नहीं देगा, ठीक है। सॉरी, आई एम सॉरी, मैंने शायद कुछ गलत बोल दिया। CH2 नेगेटिव आगे यानी इधर नहीं इलेक्ट्रॉन देगा भाई, किसी और को तो दे ही सकता है, ये बाहर तो डोनेशन कर ही सकता है, बेस की तरह तो काम कर ही लेगा, अंदर सिस्टम में नहीं दे रहा ये, क्योंकि अंदर B पाई B नहीं हो रही, लेकिन यहाँ पे अंदर B पाई B हो जाएगी, जिसकी वजह से ये स्टेबल हो जाएगा। इसकी वजह से अगर आपको बेसिसिटी देखनी है तो आप बोलोगे R3N पॉजिटिव CH2 नेगेटिव की बेसिसिटी ज्यादा है, क्योंकि यहाँ पे B पाई B नहीं हो रही है। ओके, चलो बहुत अच्छी बात। अब मेरे को आपको बिल्कुल छोटी सी चीज बतानी है, छोटी सी चीज के 3 एग्जांपल्स करवाने हैं, एंड देन यू विल बी डन, ठीक है। चलो आ जाओ आगे। होमोलुमो गैप, होमोलुमो गैप की कहानियां पढ़ते हैं। एक्चुअल में यहां पे हमने ये पढ़ा था कि B पाई B is inversely proportional to होमोलुमो एनर्जी गैप। B पाई B is inversely proportional to होमोलुमो एनर्जी गैप, ठीक है। कैसे बताएंगे ये? आपको एक चीज समझ आ गई। अब इस चीज को मैं आपको बताती हूँ विद द हेल्प ऑफ एग्जाम्पल। लिखिए BF3, ये तो बहुत ही फेवरेट बन चुका है मैम का, है ना। तो BF3 CF3 पॉजिटिव
NF3 2 पॉजिटिव। बहुत ही ध्यान से देखना स्टूडेंट्स, बहुत ही ध्यान से, ठीक है। फ्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम होती है, आप सबको मालूम है, पता है कि नहीं पता? पता है। तो जब मेरे को इसकी एनर्जी मेंशन करनी होगी तो मैं फ्लोरीन को ड्रॉ करूंगी नीचे, ठीक है। ये ना एक्स्ट्रा ऐसे आ जाता है। अब मेरे को बनाना है, मेरे पास 3 है, बोरॉन, कार्बन और नाइट्रोजन। तो नाइट्रोजन की उसके नीचे होगी, चलो इधर बना लेते हैं, कलर भी चेंज कर देते हैं। ये लो, नाइट्रोजन की थोड़ी सी यहाँ थोड़ी सी कम होगी फ्लोरीन से। फिर आगे कार्बन, कार्बन थोड़ा सा और नाइट्रोजन से कम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होल्ड कर रहा है। और फिर आ गया हमारे पास बोरोन। तो ये ना मैं आपको एक एनर्जी के डायग्राम बना के दिखा रही हूँ, क्योंकि जो जितना ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव उसकी एनर्जी उतनी ही कम होती है। तो फ्लोरीन ये रहा नाइट्रोजन, कार्बन, बोरोन, ठीक है। हमने देखना है होमोलुमो का गैप, एनर्जी गैप। तो ये नाइट्रोजन और फ्लोरीन का हो गया, फिर आपके पास कार्बन और फ्लोरीन का, और ये हो गया बोरोन और फ्लोरीन का। अब आपका काम ये है मेरे को ये बताना कि ये आपके पास है NF3 पॉजिटिव, 2 पॉजिटिव, ठीक है, और ये आपके पास है CF3 पॉजिटिव, और फिर आपके पास है BF3। अब मेरे को ये बताओ कि सबसे ज्यादा एनर्जी डिफरेंस किसमें है? जिसमें सबसे ज्यादा एनर्जी डिफरेंस उसी में B पाई B सबसे कम, क्योंकि हमें मालूम है कि B पाई B इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू होमोलुमो गैप। होमोलुमो के एनर्जी गैप के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है क्या? B पाई B। अगर मैं इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करूं तो मैं ये बोल सकती हूँ कि होमोलुमो का गैप सबसे ज्यादा किसमें है। अगर हमने ये लिख लिया तो क्या उसके बाद हम फाइंड आउट कर सकते हैं? बिल्कुल। तो होमोलुमो गैप बताइए किसमें सबसे ज्यादा है? BF3 में सबसे ज्यादा, फिर CF3 पॉजिटिव में, फिर NF3 2 पॉजिटिव में, ठीक है। ये है हमारे पास होमोलुमो गैप। इसको एग्जैक्ट उल्टा कर दो, आपके पास B पाई B आ जाएगी। ओके, सो B पाई B बनाते हैं। ये रहा NF3 2 पॉजिटिव, ये ज्यादा है CF3 पॉजिटिव, CF3 देन BF3। क्या इतनी बात आपको समझ आई? क्या आपको होमोलुमो गैप तो देखना आ गया? क्या आपको ये पता चल गया कि फ्लोरीन अगर इलेक्ट्रोनेगेटिव है तो उसकी एनर्जी सबसे कम है, फिर आपके पास नाइट्रोजन आएगा, फिर कार्बन, फिर बोरॉन। क्लियर है? क्लियर है, वेरी गुड। तो अब आपका काम सिर्फ इतना है, होमोलुमो गैप के इनवर्सली प्रोपोर्शनल कर देना है किसको? B पाई B को। होमोलुमो गैप का पहले लिख दीजिए, BF3 और गैप सबसे ज्यादा बोरॉन और फ्लोरीन में सबसे ज्यादा डिफरेंस है, ठीक है। फिर आपके पास CF3 पॉजिटिव में, फिर आपके पास NF3 2 पॉजिटिव में। उल्टा दीजिए, B पाई B का आ जाएगा फटैक, ठीक है। सो आपके पास इस तरीके से ये सॉल्व हो जाएगा। क्लियर है? गुड। ओके, तो अब आगे आपको कोई क्वेश्चन देते हैं। कौन सा दे? हो जाएगा ये तो, है ना, ये आप कर सकते हो आसानी से। चलो देते हैं क्वेश्चन, आ जाओ। लिखो BF2NH2। अब ना एक फ्लोरीन को उड़ा देते हैं और उसके साथ कोई ग्रुप लगा देते हैं। सो हमारे पास आ गया BF2। यार आप लोगों को दिखेगा नहीं ना, मैं ज्यादा छोटा तो नहीं कर रही, कहीं थोड़ा सा बड़ा लिख देते हैं, BF2, और यहाँ पे लिखिए NH2, ठीक है। एक तो आपका ये है, वही होमोलुमो वाला कंसेप्ट लगाना है आपको। फिर BF2 और यहाँ पे OH लिख लो, ऑक्सीजन का आ जाएगा यहाँ पे। फिर आपके पास आ गया वही BF3। भाई मैम का पता नहीं BF3 से क्या प्यार है। देखो ध्यान से भाई, अगर मैं BF3 को बनाना चाहूं तो मैं ऐसे बना देती हूँ, ठीक है। BF3 यहाँ पे अगर मैं इसको बनाना चाहूं देन आई कैन ड्रॉ लाइक दिस, और इधर अगर बनाना हो देन आई कैन राइट इट लाइक दिस, B यहाँ पे NH2 और यहाँ पे 2 फ्लोरीन। होगी? ओके, चलो बहुत अच्छी बात है अगर होगी तो। अब यहाँ पे देखो कौन सी यूनिट कॉमन है, ये यूनिट, ये
और ये क्या है, कॉमन है, BF2 कॉमन है। ओके, यहाँ पे बॉन्डिंग डायरेक्टली किसकी हो रही है, मतलब किसका होमोलुमो हम कंसीडर करेंगे, ऑब्वियसली ये बोरोन और फ्लोरीन, बोरोन और ऑक्सीजन, बोरोन और नाइट्रोजन, इसी तरीके से देखेंगे। अच्छा, आपने एक चीज नोट की, यहाँ पे यहाँ पे जो बोरोन है ना, बोरोन को, बोरोन जो है वो आपका ऊपर आएगा, ठीक है, जब हम होमोलुमो बना रहे होंगे ना, तो बोरोन का जो है वो ऊपर आएगा। अब नीचे आपके पास ये 3 मैं बना रही हूँ, सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी किसकी है, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन और फ्लोरीन में से किसकी ज्यादा है, फ्लोरीन की, फिर ऑक्सीजन की, फिर नाइट्रोजन की। कर सकते हो सॉल्व, कर सकते हो। हाँ, ये देखो, ये आपका आ रहा है बोरोन और नाइट्रोजन बॉन्ड का, बोरोन और ऑक्सीजन बॉन्ड का डिफरेंस, बोरोन और फ्लोरीन के बॉन्ड का डिफरेंस। तो होमोलुमो गैप आप लोग बता सकते हैं, बताइए, होमोलुमो गैप बताइए जी, होमोलुमो गैप कैसे बताओगे, बताओ किसका। चलो मैं इसको ऐसे कर देती हूँ, इसको 1 मार्क कर देती हूँ, इसको 2 और इसको 3, ठीक है। होमोलुमो गैप बताइए, बोरोन और नाइट्रोजन में सबसे कम, बोरोन और नाइट्रोजन में सबसे कम, तो 1 का सबसे कम, फिर बोरोन और ऑक्सीजन में उससे ज्यादा, और बोरोन और फ्लोरीन में तो सबसे ही ज्यादा। तो होमोलुमो गैप सबसे ज्यादा किसका है, 3 में, फिर 2 में, फिर 1 में, ठीक है। फिर अब B पाई B का आपको पता है, B पाई B इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू होमोलुमो गैप, ठीक है। तो B पाई B आपका क्या आ जाएगा, B पाई B आपका बिल्कुल एग्जैक्टली उल्टा, यानी 1 इज ग्रेटर देन 2 इज ग्रेटर देन 3। तो होमोलुमो गैप के आधार पे आप इस तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। यहाँ पे गलती क्या हो सकती थी, यहाँ पे गलती ये हो सकती थी कि आप लोग जो है वो बोरोन को नीचे ड्रॉ कर देते। भाई क्यों करोगे, बोरोन इज इलेक्ट्रोपॉजिटिव, मतलब इन तीनों के मुकाबले बोरोन क्वाइट इलेक्ट्रोपॉजिटिव, इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इतनी ज्यादा नहीं है, तो ये यहाँ नहीं आएगा, ये यहाँ आएगा, बस इतना सा ध्यान रखना था। क्लियर है, ओके। चलो फिर एक ऑक्सीडेशन स्टेट वाला करके देखो। एक तो मैं भूल जाती हूँ, मैं सोच रही हूँ यार कि डस्टर कहाँ है, फिर याद आया कि ओ माय गॉड, यहाँ तो अगली स्लाइड हो जाएगी। ओके, सो यहाँ पे क्वेश्चन लिखिए, ऑक्सीडेशन स्टेट के अकॉर्डिंग है, लिखो ClO4 नेगेटिव, फिर SiO4 4 नेगेटिव, देन PO4 3 नेगेटिव, देन SO4 2 नेगेटिव, 2 क्या है, ओके, सो SO4 2 नेगेटिव, ठीक है। अब आप यहाँ पे निकालो क्या, ऑक्सीडेशन स्टेट, क्लोरीन को X मान लिया और 4 आपके पास ऑक्सीजन, एक ऑक्सीजन के ऊपर -2, तो ये आ गया -1, तो x माइनस 8 इज इक्वल टू -1, x इज इक्वल टू -1 प्लस 8 इज इक्वल टू +7, ठीक है। SiO4 में देखते हैं, x माइनस 8 इज इक्वल टू -4, x इज इक्वल टू -4 प्लस 8 यानी कि +4। PO4 3 नेगेटिव में देखते हैं, x माइनस 8 इज इक्वल टू -3, x इज इक्वल टू +5। SO4 2 नेगेटिव में देखते हैं, x माइनस 8 इज इक्वल टू -2, x इज इक्वल टू +6, ठीक है। ये मैंने ऑक्सीडेशन स्टेट सारी की सारी निकाल दी। अब आपको क्या करना है, अब यहाँ पे आपको सिर्फ और सिर्फ ये चेक करना है कि क्लोरीन, सिलिकॉन, फास्फोरस और सल्फर, ये सबकी ऑक्सीडेशन स्टेट्स क्या है, लिख दी है, ठीक है। अब ये सबका आपको किसके विद रिस्पेक्ट टू चेक करना है, ऑक्सीजन के विद रिस्पेक्ट टू। तो ऑक्सीजन तो सबसे नीचे आएगा क्योंकि ऑक्सीजन ही सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, ठीक है। उसके बाद अब ये सारे एटम्स की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी को नहीं देखना आपने, आपने देखना है ऑक्सीडेशन स्टेट को। जिसकी ज्यादा ऑक्सीडेशन स्टेट, जिसकी ज्यादा ऑक्सीडेशन स्टेट, वो उतना ही ज्यादा क्या, इलेक्ट्रोनेगेटिव, जिसकी ज्यादा ऑक्सीडेशन स्टेट वो उतना ही ज्यादा इलेक्ट्रो नेगेटिव। तो +7 ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव हुआ, यानी क्लोरीन +7, इसका एनर्जी डिफरेंस ये रहा। मैं पानी पी लेती हूँ यार, आप बाकियों का ड्रॉ कीजिए। नोट कीजिए आप।
क्लोरीन +7 है ना, क्लोरीन +7। फिर अगला है आपके पास सल्फर +6, फिर आपके पास फॉस्फोरस +5, फिर सिलिकॉन +4। तो ये आप डिफरेंसेस देखते जाएं और अब बताओ कैसे आएगा। सबसे ज्यादा जो आपका होमोलुमो गैप है, सबसे ज्यादा होमोलुमो गैप जो है वो आपका किसके केस में आ रहा है, सिलिकॉन और ऑक्सीजन। मैं अगले नंबर देती हूँ 1 2 3 4, ठीक है। सबसे ज्यादा डिफरेंस किसमें आ रहा है, सिलिकॉन वाले में, तो 2 का सबसे ज्यादा डिफरेंस, फिर फॉस्फोरस और ऑक्सीजन में यानी 3, फिर आपका सल्फर वाले में यानी 4, फिर आपका 1 में, ठीक है। ऐसे तो बी पाई बी कैसे करोगे, उल्टा दोगे, 1 का सबसे 4 देन 3 देन 2, आ गया समझ। 1 4 3 2 यानी कि ClO4 नेगेटिव, SO4 नेगेटिव, सही है। हाँ, ये आपके पास ऑर्डर आ गया, ये है होमोलुमो के अकॉर्डिंगली। आपने ऑक्सीडेशन स्टेट से भी चेक कर लिया, यहाँ पे क्लोरीन और ऑक्सीजन का सबसे डिफरेंस छोटा है, तो यानी इसमें होमोलुमो गैप सबसे छोटा तो बी पाई बी सबसे ज्यादा, ठीक है। तो क्लोरीन मतलब पहले नंबर पे था, तो ये पहले नंबर पे बी पाई बी आ गई, ठीक है। फिर हमारे पास 4th नंबर पे सल्फर आ गया, सल्फर और ऑक्सीजन का थोड़ा सा ज्यादा था इसलिए यहाँ पे सल्फर, ठीक है। फिर आपके पास फॉस्फोरस वाला यानी 3rd, देन आपके पास SiO वाला, ओके। चलो, अगर समझ आ गया है तो एक लास्ट क्वेश्चन और कर लेते हैं, ठीक है। चलो आ जाओ, फिर Mn वाला करवाना है बस, इसके बाद पक्का बंद, ठीक है। तो नोट कीजिए क्वेश्चन, ये है आपके पास MnO4 नेगेटिव, MnO4 नेगेटिव, फिर है MnO4 नेगेटिव, MnO4 नेगेटिव, फिर MnO4 नेगेटिव। बहुत आसान है स्टूडेंट्स, 2 मिनट लगाओ, फटाफट कंप्लीट करो, जल्दी फास्ट करो जल्दी। कुछ नहीं है, ऑक्सीडेशन स्टेट निकालनी है और कुछ भी नहीं है, होमोलुमो का गैप देखना है और आपका बी पाई बी आ जाएगा। ये फर्स्ट, ये सेकंड, ये थर्ड, फटाफट इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट निकालते हैं, ठीक है। आओ निकालते हैं इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट। मैंगनीज को X माना, 4 ऑक्सीजन है, -2, ओए माइनस कहा जा रहा है बे, ये आ गया -2, यहाँ पे आ गया -1, तो x -8 इज इक्वल टू -1, x इज इक्वल टू -1 + 8 यानी कि +7, ठीक है। फिर इधर चेकआउट करते हैं, x + 4 इंटू -2 इज इक्वल टू -3, तो x -8 इज इक्वल टू -3, x इज इक्वल टू -3 + 8 यानी कि +5। इधर चेकआउट करते हैं, x + 4 इंटू -2, ये आ गया -2, x -8 इज इक्वल टू -2, x इज इक्वल टू -2 + 8 यानी कि +6। क्लियर है, कर लोगे अब अरेंज। मैंगनीज और ऑक्सीजन में से ऑब्वियस सी बात है ऑक्सीजन की ज्यादा हुई, और अगर अब आप इसको ड्रॉ करने की कोशिश करें, ये ले लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ आ गया आपके पास ऑक्सीजन, इधर आप मैंगनीज बनाइए +7 वाला, फिर कौन सा बनाओगे, मैंगनीज +6, फिर मैंगनीज +5। होमोलुमो गैप देखो, होमोलुमो गैप जिसमें कम उसका बी पाई बी सबसे ज्यादा, जिसमें ज्यादा उसमें बी पाई बी कम, ठीक है। तो अब बताइए क्या आएगा इसका ऑर्डर, बी पाई बी का क्या आएगा ऑर्डर, कम ऑन फास्ट। Mn+7 और ऑक्सीजन का सबसे कम यानी बी पाई बी सबसे ज्यादा, ठीक है। तो Mn+7 यानी इसमें बी पाई बी सबसे ज्यादा, तो MnO4 नेगेटिव में यानी कि 1 में बी पाई बी सबसे ज्यादा, क्योंकि यहाँ पे डिफरेंस बहुत कम है। फिर आ गया आपके पास MnO4 नेगेटिव, MnO4 नेगेटिव, यहाँ पे बी पाई बी थोड़ी सी कम। फिर एंड में आ गया MnO4 नेगेटिव, यानी कि यहाँ पे बी पाई बी आपकी है सबसे लीस्ट। तो स्टूडेंट्स आई होप आपको समझ आया होगा।
कुछ भी दिक्कत आएगी नहीं। एक क्वेश्चन मैं और सोच रही हूँ, 2 क्वेश्चन रहते हैं, सॉरी 2 क्वेश्चन और रहते हैं। मेरे को लगा था खत्म, बट फिर मेरे को एकदम से याद आया कि नहीं यार ये तो बनता है, ये समझ आ गया। अब मैं आपको एक चीज बताती हूँ। हाँ देखो, BF3 से जब आप जाते हो BF4 नेगेटिव में, ठीक है, BF3 से जब आप जाते हो BF4 नेगेटिव में, तो आपको ये बताना है कि ये है आपके पास BF3 और ये है आपके पास BF4 नेगेटिव। ये बताना है कि फ्रीक्वेंसी BF बॉन्ड की किस में ज्यादा होगी, फ्रीक्वेंसी BF बॉन्ड में किसकी ज्यादा होगी, ये बताना है। देखो फ्रीक्वेंसी जो होती है ना, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है स्ट्रेंथ ऑफ बॉन्ड के। जितना बॉन्ड स्ट्रेंथ ज्यादा होगा उतनी फ्रीक्वेंसी भी ज्यादा होगी। तो यहाँ पे है बहुत आसान सी चीज, आप ये देखो BF4 नेगेटिव में इसका ऑक्टेट कंप्लीट होने की वजह से यहाँ पे B पाई B नहीं होगी, है ना, यहाँ पे B पाई B नहीं होगी, लेकिन यहाँ पे B पाई B हो जाएगी। और याद करो मैंने B पाई B का बोला था कि आपके पास पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर आ जाता है, पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर आ जाता है, जिसकी वजह से यहाँ पे आपको पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर नजर आएगा। अब आप मेरे को ये बताओ, सिंगल बॉन्ड की बॉन्ड लेंथ ज्यादा होती है कि पार्शियल डबल बॉन्ड की बॉन्ड लेंथ ज्यादा होती है? सिंगल बॉन्ड की होती है ना। रुक जाओ, कंफ्यूजन हो रही है तो रुको, बॉन्ड स्ट्रेंथ की बात करते हैं। सबसे ज्यादा बॉन्ड स्ट्रेंथ आपको किसकी मिलेगी? ट्रिपल बॉन्ड की, फिर मिलेगी पार्शियल ट्रिपल बॉन्ड की, फिर मिलेगी डबल बॉन्ड की, फिर मिलेगी पार्शियल डबल बॉन्ड की, फिर होगी सिंगल बॉन्ड की। अब बताओ बॉन्ड स्ट्रेंथ किसकी ज्यादा है? बॉन्ड स्ट्रेंथ किसकी ज्यादा है बताओ? बॉन्ड स्ट्रेंथ ज्यादा है आपकी पार्शियल डबल बॉन्ड की, यानी कि इसकी, ठीक है। और बॉन्ड स्ट्रेंथ कम किसकी होगी? इसकी। तो इस वजह से अगर हम ये वाला कंसेप्ट लगाएं कि न्यू इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेंथ ऑफ BF बॉन्ड, तो न्यू किसका ज्यादा होगा? न्यू ज्यादा होगा BF3 में BF बॉन्ड का, ठीक है। BF3 वाले BF बॉन्ड का न्यू ज्यादा, फिर BF4 नेगेटिव वाले BF बॉन्ड का न्यू कम। तो ये आपके पास आ जाता है BF3 वाले BF बॉन्ड का न्यू ज्यादा और BF4 नेगेटिव वाले BF बॉन्ड का कम। ये आपके पास कंसेप्ट है। फिजिकल केमिस्ट्री से अगर लिंक करके B पाई B का क्वेश्चन आना होगा तो ऐसे आएगा। क्लियर? अब मैं एक लास्ट क्वेश्चन, सच में बोल रही हूँ ये लास्ट क्वेश्चन है, ठीक है, बस ये देख लीजिए, ये थोड़ा सा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के साथ लिंक कर देते हैं, आपको ये ना लगे कि मैडम इनऑर्गेनिक तो बस ये नहीं, लिंक है भाई, ऐसे नहीं है, ठीक है। इनऑर्गेनिक अच्छे से पढ़ो, सब समझ आता है। PX3 की हाइड्रोलिसिस करके आप ये बताओ कि आपको क्या प्रोडक्ट मिलता है या क्या बेसिसिटी होती है प्रोडक्ट की। आप बोलोगे मैडम ले इसमें क्या पूछ लिया आपने, आसान सा है, PX3 है, हाइड्रोलिसिस करो, हर X को उड़ा दो वाटर से, ठीक है, और हमारे पास बन जाएगा OH। अच्छा, बड़े सियाने बन रहे हो भाई, गलत, ऐसा नहीं है। आप बोलोगे मैम ट्राई बेसिक है, ये तो ट्राई बेसिक नहीं है, ट्राई बेसिक नहीं है स्टूडेंट्स, नहीं है। क्यों नहीं है? सुन लो, मेरे को पता है आपने ये गलती करनी है, PX3 है, हाइड्रोलिसिस किया, POH3 कर दिया। अभी नहीं, देखो ध्यान से, यहाँ पे आपके पास, एक मिनट मैं ड्रॉ करके दिखाती हूँ, यहाँ पे OH, यहाँ पे OH। एक्चुअल में यहाँ पे बॉन्डिंग इस तरीके से होती नहीं है, ठीक है। होता क्या है कि फॉस्फोरस के पास होते हैं इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है, फॉस्फोरस के पास होते हैं इलेक्ट्रॉन्स, तो ये हाइड्रोजन को ले लेगा, ये हाइड्रोजन को ले लेगा, तो फॉस्फोरस के पास यहाँ पे OH बन गया, ठीक है। फॉस्फोरस के पास क्या बन गया? आपके पास OH बन गया, और इधर क्या आ गया आपके पास? OH, इधर आ गया हाइड्रोजन और इधर आ गया ऑक्सीजन, ठीक है। अब फॉस्फोरस के ऊपर जैसे ही पॉजिटिव चार्ज आया तो ऑक्सीजन भी अपने इलेक्ट्रॉन देगा, तो अपने इलेक्ट्रॉन देके, ये कुछ ज्यादा नहीं गंदा हो गया, चलो ऊपर कर देते हैं, अपने इलेक्ट्रॉन देके ये क्या बना देगा? यहाँ पे डबल बॉन्ड हो, यहाँ पे हाइड्रोजन, यहाँ पे OH और यहाँ पे OH, ठीक है। तो ये क्या हुआ? हाइड्रोजन के साथ बॉन्ड बना, अब ऑक्सीजन ने फॉस्फोरस के साथ क्या कर ली? बैक पाई बॉन्डिंग कर ली, जिसकी वजह से यहाँ पे मैंने एक बार प्रॉपर डबल बॉन्ड बना दिया, ठीक है।
तो अब बताइए ये वाला जो एसिड है ये डाइबेसिक है कि ट्राइबेसिक है? डाइबेसिक हुआ ना, तो ये आपके पास प्रोडक्ट बनता है बैक पाई बॉन्डिंग की वजह से, और ये जो आपके पास प्रोडक्ट बनता है ये डाइबेसिक होता है, ट्राइबेसिक नहीं होता। मैं इस क्वेश्चन को दोबारा करवाना चाहूंगी, ठीक है? देख लीजिए PX3 है हमारे पास, ठीक है? PX3 की हाइड्रोलिसिस के बाद आप लोग ये बोलते हो कि मैम यहाँ पे बन जाता है ट्राइबेसिक, लेकिन ये ट्राइबेसिक नहीं है, ठीक है? ट्राइबेसिक सब लोग बोलते हैं पर ये ट्राइबेसिक नहीं है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे हमारे पास ऑक्सीजन और हाइड्रोजन का बॉन्ड है, इधर हमारे पास OH है, ठीक है? ये हाइड्रोजन जाएगी इस फॉस्फोरस के पास, क्योंकि फॉस्फोरस जो है वो अपने इलेक्ट्रॉन ले लेगा, और हमारे पास क्या बन जाएगा? फॉस्फोरस, हाइड्रोजन, OH, और यहाँ पे OH, और इधर आ गया ऑक्सीजन नेगेटिव। ये ऑक्सीजन नेगेटिव जो है वो यहाँ पे बैक पाई बॉन्डिंग कर सकता है, यानी हमारे पास आ जाएगा OH, और इधर आ गया हाइड्रोजन, इधर आ गया डबल बॉन्ड O, और इधर आ गया हमारे पास OH। तो दो OH होने की वजह से यहाँ पे ट्राइबेसिक नहीं, ये बन जाता है डाइबेसिक। क्या बन जाता है ये? डाइबेसिक। तो जो हमारा प्रोडक्ट है वो डाइबेसिक है। सो ये हमारा एक लास्ट क्वेश्चन था जहां पे हम ये चेकआउट कर सकते हैं कि किस तरीके से बैक पाई बॉन्डिंग का कंसेप्ट जो है वो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के साथ लिंक हो सकता है, किस तरीके से हम फिजिकल केमिस्ट्री के साथ लिंक कर सकते हैं, ठीक है? और बाकी हमने देखा ऑक्सीडेशन स्टेट के साथ इसकी यूटिलिटी, ऑक्सीडेशन स्टेट के क्वेश्चंस किए, होमो-लुमो गैप के आधार पे हमने 2-3 क्वेश्चंस किए हैं, ठीक है? फिर हमने यहाँ पे देखा कि बेसिसिटी का कैसे ऑर्डर देख सकते हैं, बेसिसिटी के अलावा स्टेबिलिटी कांस्टेंट के साथ कैसे क्वेश्चन इसका पूछा जा सकता है, बेसिसिटी का एक और क्वेश्चन किया, साइज डिफरेंस को हमने देखा, ठीक है? और ये मैंने आपको फैक्टर्स बताए थे सबके सब, और ये बताया कि कम से कम एक तो जो है वो आपका सेकंड पीरियड को होना चाहिए, अदरवाइज वो नहीं एक्ट करेगा। सिस्टम डीलोकलाइज होता है, स्टेबिलिटी मिलती है, और एडक्ट फॉर्मेशन तब होती है जब आपके पास किसी कॉम्प्लेक्स में वेकेंट ऑर्बिटल तो है पर वहां पे बी पाई भी पॉसिबल नहीं है, ठीक है? तो इस तरीके से कंडीशन ऑफ बैक पाई बॉन्डिंग में हमने पढ़ा कंप्लीशन ऑफ ऑक्टेट एंड डीलोकलाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। तो ये हमारा कंसेप्ट था बैक पाई बॉन्डिंग का। बैक पाई बॉन्डिंग के आधार पे हमने सारे के सारे क्वेश्चंस करके देख लिए। अब आप इसका कोई भी क्वेश्चन आपको एग्जाम में आ जाए, आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर पाओगे, क्योंकि मैंने आपको सारी की सारी टाइप्स बता दी। Okay, so this is all about today's lecture. I hope you have enjoyed the lecture and have learned so many new things. Thank you so much for watching. See you in the next video with the same enthusiasm.